वेलकम स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई में से पहली कविता हे मातृभूमि का अध्ययन हमने किया। प्रस्तुत कविता से प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। अर्थात इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। उसकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्तिभाव होना चाहिए। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह था इस कविता से मिलने वाली सीख। तो छात्रों, आज हम पाठ का स्वाध्याय और व्याकरण देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्वाध्याय। सबसे पहले हम कविता में से कठिन वर्ड्स देखेंगे, जिसमें से पहला है नवाना। नवाना का अर्थ है झुकाना। सपूत। सपूत का मतलब है गुणवान या योग्य पुत्र। प्रणाम। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार या अभिवादन। बलिदान। बलिदान का मतलब है प्राणाहुति या निछावर। निज का अर्थ है निश्चित रूप से। भेदभाव का मतलब है अंतर या फर्क। और अंतिम है देह का मतलब है शरीर या तन। तो ठीक है छात्रों, यह थे कविता में से कुछ कठिन वर्ड्स। अब हम देखते हैं पाठ पर दिया हुआ स्वाध्याय, जिसमें से पहला मुख्य प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसमें पहला प्रश्न है कृति पूर्ण करो। प्रश्न दिया गया है मातृभूमि की विशेषताएं। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, मातृभूमि की विशेषताएं। इसका उत्तर है पहली विशेषता, इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। दूसरी विशेषता है समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। तीसरी विशेषता है समुद्र इसे प्रणाम करता है। और चौथी विशेषता है मातृभूमि का पुण्य नाम। इस प्रकार हमें मातृभूमि की विशेषताएं दिखाई देती है। अगली कृति है कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। इसके उत्तर में अगर देखा जाए तो हमें 4 विकल्प दिखाई देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 2 ही उत्तर लिखने हैं। 4 विकल्प इस प्रकार से है कवि मातृभूमि के प्रति अपना मन अर्पित करना चाहता है। दूसरा, कवि मातृभूमि के प्रति अपना देह अर्पित करना चाहता है। अथवा कवि मातृभूमि के प्रति अपनी भेंट अर्पित करना चाहता है या अपना शीश अर्पित करना चाहता है। इस प्रकार हमें यह दूसरी कृति दिखाई देती है।
अगला तीसरा प्रश्न दिया गया है, उत्तर लिखो, जिसमें से पहला है, कवि की जीवा पर इसके गीत है। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, कवि की जीवा पर इसके गीत है, जिसका उत्तर है, कवि की जीवा पर मातृभूमि के गीत है। दूसरा अंक है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। उत्तर है, मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। तीसरा अंक है, मातृभूमि के सपूत। उसका उत्तर है, मातृभूमि के सपूत श्री राम और श्री कृष्ण। अगला चौथा अंक है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, जिसका उत्तर है, प्रतिदिन सुनने सुनाने मातृभूमि का नाम। और अंतिम पांचवा है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, जिसका उत्तर है, मातृभूमि के चरणों में शीश नवाना है। इस प्रकार से यह तीसरा प्रश्न था। आगे चौथा प्रश्न दिया गया है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। काव्य पंक्ति इस प्रकार से है, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। एक बार फिर से देखिए काव्य पंक्ति, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस प्रकार कुल मिलाकर 4 प्रश्न हमें स्वाध्याय में दिखाई देते हैं। अब आगे हमें भाषा बिंदु मतलब व्याकरण को लेकर विराम चिन्ह पर आधारित प्रश्न दिया गया है, लेकिन उसका अध्ययन हम बाद में विस्तृत रूप से करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर हम विराम चिन्हों के नाम और उसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से हम प्रश्न देखते हैं। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो, जिसमें से पहला चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। उसका वाक्य है, राधा विद्यालय जाती है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। उसका वाक्य है, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे के बाद वहां पर अर्ध विराम का चिन्ह लगाया गया है। तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। यहां पर कहाँ के द्वारा प्रश्न पूछा है, इसीलिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। चौथा चिन्ह है योजक चिन्ह। जैसे कि दो हमें नाम दिखाई देते हैं तो उसे जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है राम कृष्ण। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसका वाक्य है, वाह क्या खुशबू है। यहां पर वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है, बाद में आगे का
वाक्य है। अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है, एक एकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह, जिसमें से पहला है एकहरा अवतरण चिन्ह। उसका वाक्य है, आज हम वारिश पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर वारिश को क्या किया गया है, एकहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है। अगला चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। राम ने कहा, राजू मेरी पुस्तक दो। अब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग जिस वक्त किसी व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ वाक्य अथवा संवाद जिस वक्त हम जैसे के तैसे लिखते हैं, तो उस वक्त उसे हमें क्या करना है, दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना है। और इसलिए यहाँ पर वाक्य है, राजू ने कहा, राजू मेरी पुस्तक दो। यहाँ पर राजू मेरी पुस्तक दो, इस वाक्य को दोहरा अवतरण चिन्ह दिया गया है। इस प्रकार से छात्रों, हमने विराम चिन्हों के नाम और उसके वाक्य देखे। अब आगे हमें उपयोजित लेखन को लेकर प्रश्न पूछा गया है। उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में कहानी लेखन पर आधारित हमें प्रश्न दिया गया है, स्टोरी राइटिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें 4 नाम अथवा 4 वर्ड्स आपको दिए हैं और उस पर आधारित आपको कहानी तैयार करने के लिए कहा है। जैसे कि आपने पिछले साल 7वीं कक्षा में कहानी लेखन किया होगा, वहां पर आपको कहानी को लेकर जो रूपरेखा है वह रूपरेखा दी जाती थी और उस पर आधारित आप कहानी लेखन करते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कहानी लेखन को लेकर प्रश्न दिया गया है और वह प्रश्न आपको जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं उस पर आधारित कहानी लेखन करनी है। प्रश्न इस प्रकार से है, कहानी लिखो, जिसमें ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच ऐसे 4 वर्ड्स हमें दिए गए हैं और उस पर आधारित हमें कहानी तैयार करनी है। तो बच्चों, कहानी लेखन करते समय कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह हम सबसे पहले देखेंगे और बाद में जो कहानी है वह कहानी आपको सुनाई जाएगी। ठीक है। अब कहानी लेखन करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पहला नियम अथवा पहली बात है, कहानी को लेकर मन में रूपरेखा तैयार करना चाहिए। जो भी हम कहानी लिखने वाले हैं उसकी रूपरेखा हमें मन ही मन में तैयार करनी चाहिए। दूसरी बात, कहानी के पात्र, गांव, शहर के नाम सोचने चाहिए। जैसे कि जो हम कहानी तैयार करेंगे उस कहानी में पात्र होने चाहिए, कहानी को लेकर गांव, शहर अथवा जो भी कोई स्थान है उस स्थान का नाम सोचना चाहिए। तीसरी बात है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। ज्यादा छात्र क्या करते हैं, कहानी वर्तमान काल को लेकर लिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं, जो भी कोई कहानी है उस कहानी को हमें भूतकाल में ही लिखना चाहिए। चौथी बात है, कहानी में मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कहानी की घटना को लेकर
आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला 5वां नियम अगर देखा जाए तो कहानी को योग्य शीर्षक या नाम देना चाहिए। जैसे कि कोई भी कहानी हो, उस कहानी को शीर्षक या नाम देना ही चाहिए। आगे, कहानी को सीख लिखना आवश्यक है। जो भी कोई कहानी हम लिखते हैं, उस कहानी से हमें कौन सा बोध मिला है, हमें कौन सा तात्पर्य मिला है अथवा कौन सी सीख मिली है, वह लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अगला 7वां नियम है, कहानी का लेखन स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में होना चाहिए। जो कहानी है वह कहानी स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखनी चाहिए। अगला नियम है, कहानी लेखन में 2 से 3 परिच्छेद बनाना आवश्यक है। इस प्रकार हमें कहानी लेखन करते समय इन बातों को या नियमों को ध्यान में रखकर कहानी लिखनी चाहिए। अब हम अपने स्वाध्याय में जो कहानी दी है उसे सुनते हैं। कहानी को लेकर जो 4 नाम या वर्ड्स हमें दिए गए हैं, उस पर आधारित कहानी तैयार की गई है। कहानी में मुख्य पात्र के रूप में बसंत नाम का लड़का है और उसके साथ साथ एक राजा, और राजा के साथ साथ बसंत की माँ और दादी हमें पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। कहानी इस प्रकार से है, बसंत को पहेलियां बुझाने का बहुत शौक था। उस रात भी उसने दादी की पूछी हुई पहेली का सही जवाब दिया था। फिर रात को सो गया। सोते समय उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक कांच के महल यानी शीश महल में है, जहां पर एक राजा है और उसने यह शर्त रखी है कि यदि वह एक पहेली को सही उत्तर नहीं देगा तो राजा उसे कैद कर देगा, अन्यथा आजाद कर देगा तथा बहुत से सोने की अशरीफिया भी देगा। अशरीफिया यानी के सोने के सिक्के। राजा की शर्त सुनकर बसंत उत्साह से भर गया। उसे लगा वह राजा की पहेली का जवाब चुटकियों में दे देगा। जब राजा ने उससे पहेली पूछी तो उसके आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि पहेली इतनी सरल नहीं थी। खैर, उसने राजा से समय मांगा। राजा ने उसे 3 घंटे का समय प्रदान किया और कहा, यदि तुमने पहेली का सही उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें यही कैद रखेंगे। राजा ने उसे एक कैद खाना दिखाया और राजा वहां से चला गया। बसंत पहेली का उत्तर ढूंढने में लग गया। 2 घंटे बीत गए पर उसे कोई उत्तर सूझा नहीं। वह उस महल में घूम रहा था कि एकाएक उसे सामने एक ग्रंथालय नजर आया। बसंत उस ग्रंथालय से एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। सहसा उस पुस्तक के अंतिम पन्ने पर उसे उस पहेली का उत्तर मिल ही गया। बसंत ने राजा को उत्तर बताया। राजा पहेली का हल पाकर बहुत खुश हुआ। वह बसंत को अशरीफिया देने ही वाला था कि दादी ने उसे जगा दिया। अब उसने आसपास देखा तो वह बिस्तर पर था
और माँ भी उसे आवाज लगा रही थी कि जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना बस छूट जाएगी। बसंत मुस्कुराकर उठा और उस पहेली के विषय में सोचने लगा जो उसने सपने में हल की थी। इस प्रकार छात्रों, इन चार बातों को लेकर अथवा इन चार नामों को लेकर कितनी अच्छी तरह से यह कहानी बनाई है, यह अपने सुना ही होगा। इस प्रकार आप भी इन वर्ड्स के आधार पर जो कहानी है वह कहानी तैयार कर सकते हैं। आगे हमें अंतिम भाग दिखाई देता है कि स्वयं अध्ययन पर आधारित। स्वयं अध्ययन मतलब स्वमत का प्रश्न। आपको एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को लेकर आपको अपना मत प्रकट करना है अथवा आपको स्वयं उसका अध्ययन करना है। प्रश्न इस प्रकार से है, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। ठीक है बच्चों, स्वाध्याय आपके ध्यान में आया ही होगा। अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।